नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं में वर्कशीट 8 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। इसमें व्यंजन वर्णों का व्यंजन के साथ या स्वर वर्णों के साथ व्यवधान रहित जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। अर्थात जहाँ पर व्यंजन वर्ण स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ में बिना किसी व्यवधान के आपस में मेल खाते हैं वहाँ व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि में हमारा जो प्रथम टॉपिक है वह है जस्त्व संधि, यानी झलाम जशोंते एक सूत्र आता है व्याकरण में, उसके अंतर्गत आज हम उसके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि झलाम जशोंते जो सूत्र है या जस्त्व संधि कहा किसे जाता है, तो पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जश हो जाता है। अब यह झल और जश क्या है इसको हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। झलों में जो व्यंजन वर्ण है उसके वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण तथा श, श, स तथा ह कुल 24 वर्ण आते हैं। यह 24 वर्ण हैं और इस तरह झल के स्थान पर कौन से वर्ण आते हैं? ज, ब, ग, ड, द यह वर्ण आते हैं। तो वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। और श, स, श, ह में श के स्थान पर ड आता है। अब इसे हम स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसके नियम को एक बार बोर्ड में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ग के यह सभी वर्ग हैं। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। इन सभी वर्गों के यह प्रथम वर्ण है। क वर्ग का प्रथम वर्ण क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। इसी प्रकार से क वर्ग में ख ये द्वितीय वर्ण है, ग तृतीय वर्ण, घ चतुर्थ वर्ण। इसी क्रम में सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण दिए गए हैं। तो जस्त्व संधि में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या श, स, ह इनके स्थान पर क्रमशः क, ख, ग और घ के स्थान पर ग होता है। च, छ, ज, झ के स्थान पर ज होता है। ट, ठ, ड, ढ के स्थान पर ड, त, थ, द, ध के स्थान पर द, प, फ, ब, भ के स्थान पर ब होता है। कब होता है? जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण झ, भ, घ, ढ, द, ज, ब, ग, ड, द हो, अर्थात वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण हो, तो ग, ज, ड, द, ब वर्ण हो जाएगा। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम उदाहरण है वाक जमा ईशः। यहाँ पर जो क वर्ण है यह वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसके पश्चात यहाँ पर स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण के स्थान पर भी अगर पर में स्वर वर्ण है तो का के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा ग। ठीक इसी प्रकार से यदि त वर्ण है तो ता वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण होगा त, थ, द। तो इन दोनों उदाहरणों में यदि हम देखें तो वाक में का के स्थान पर गा हो गया और मेल करेंगे तो वागीशाह बनेगा। जगत जमा ईशा में जगदीशाह बनेगा। सुप जमा अंतः
पा का तृतीय वर्ण क्या होता है? ब। तो सुबंतः संधि होगी, पा के स्थान पर बा हो गया, मेल होने पर सुबंतः बनेगा। इस प्रकार से आपको अन्य उदाहरणों को समझकर करना है। व्यंजन संधि में ही दूसरा जो उदाहरण है, दूसरा जो सूत्र है, अनुस्वार, यानी अनुस्वार आपकी संधि है, सूत्र है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः सूत्र कहता है यदि किसी पद के अंत में माँ हो तो उसके बाद कोई व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। तो माँ के स्थान पर अनुस्वार कब होगा? जब उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण आएगा। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर हरीम वंदे जो शब्द है, हरीम जमा वंदे, ये दोनों पदों में पहला पद के अंत में माँ हो तो प्रथम पद के अंत में क्या है? माँ है। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। तो वाह एक व्यंजन है, तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर माँ के स्थान पर अनुस्वार हो गया तो हरीम वंदे बन गया। ठीक उसी प्रकार से अहम जमा गच्छामि में जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण म है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ग व्यंजन है, तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो यहाँ पर ह के ऊपर अनुस्वार लग गया और संधि हुई अहम गच्छामि। इस प्रकार से यह दूसरी सिद्धि भी हम समझ लेते हैं। इसके पश्चात तीसरा जो पाठ्यक्रम में है 9वीं कक्षा के लिए, विसर्ग संधि, उसमें क्या है पहले पढ़ लेते हैं। विसर्ग संधि कहा किसे जाता है? विसर्ग, जिसे ब्रैकेट में बताया गया है कि पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में विसर्ग के स्थान पर ऊत्व विधान के बारे में बताया गया है और इसके नियम को एक बार समझ लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, यानी विसर्ग से पहले ह्रस्व आ, जैसे बालः जमा अयम है तो बालः में विसर्ग से पहले ल में ह्रस्व आ है, तो उसके पश्चात भी ह्रस्व आ हो। और यहाँ पर दूसरा जो पद है अयम, उसमें भी आ ह्रस्व आ है, छोटा आ है, तो विसर्ग को रू आदेश हो जाएगा। विसर्ग को क्या आदेश होगा? रू। तो यानी यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सर्वप्रथम हमारे पास क्या था? विसर्ग था। विसर्ग के स्थान पर रू हो गया। आगे बता रहे हैं कि रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है, तो रू के स्थान पर ऊ आदेश हो गया। तो जैसा कि यहाँ पर हम सिद्धि में देख रहे हैं, बाल अ ह्रस्व, विसर्ग अयम का अ ह्रस्व, तो बाल के बाद जो विसर्ग था उस विसर्ग को रू हुआ, रू के स्थान पर ऊ हो गया। तो यहाँ तक हमारे पाठ्यक्रम में है, परंतु पूर्ण सिद्धि किस प्रकार से होती है यह भी जानना आवश्यक है। तो जब विसर्ग को ऊ आदेश हो जाता है, ऊ आदेश होने के पश्चात आ और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं, तो सिद्धि क्या बनती है? सिद्धि बनती है बाल जमा आ जमा ऊ साथ ही अयम। तो यहाँ पर आ और ऊ के स्थान पर ओ हो गया है, तो क्या हो गया? बाल ओ अयम, बाल ओ अयम, इस प्रकार से हो रहा है। और यदि हमने पढ़ा है कि जब ओ हो और ओ के पश्चात आ हो तो समान रूप से पूर्व रूप संधि हो जाती है, तो आ यहाँ पर ओ में मिलेगा तो एस अवग्रह हो जाएगा, तो सिद्धि बनेगी
बालो एस अयम, यानी एस यानी अवग्रह यानी आ। तो यहाँ पे बालो अयम इस प्रकार से बन जाएगा जैसा कि यहाँ पर सिद्धि में बताया गया है। पहले विसर्ग को यहाँ पर ऊ हुआ और ऊ के बाद आ जमा ऊ बनता है ओ, तो बाल जमा ओ जमा अयम, और उसके पश्चात ओ पूर्व रूप संधि, आ का पूर्व रूप संधि हो गई ओ के साथ में, तो बना बालो जमा अयम यानी बालोयम। इस प्रकार से सभी संधियाँ होंगी। सह जमा अवदत् सावदत्, नृपः जमा अवदत् नृपो वदत्, प्रथमः जमा अध्यायः प्रथमोऽध्यायः। तो इस प्रकार से इस सिद्धि को करना है। इसी के अंतर्गत जो दूसरा सूत्र आता है हसी चा, यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अर्थात य र ल व ह हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा जो है पुनः रा आदेश का ऊ, तदनंतर आ जमा ऊ को गुण होकर ओ हो जाता है। इस नियम को हम एक सिद्धि के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तपह जमा वनम, हमारे पास एक उदाहरण है। तो हसी चाह सूत्र कहता है जब पूर्व पद तप जिसका प्रथम वर्ण आ है और विसर्ग होने के बाद में वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या रा ला वा हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। यानी वा था तो यहाँ पर वा बताया गया है नियम के अनुसार कि विसर्ग के बाद वा हो तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, रा। तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा तप अ विसर्ग को रा हो गया वनम, और रा को पुनः ऊ हो आदेश हो गया, तो तप आ जमा ऊ वनम। तो रा के स्थान पर ऊ हुआ तो आ जमा ऊ बराबर ओ हो जाता है, तप जमा ओ जमा वनम, और बनता है तपोवनम। तो यह हसीचा सूत्र हमें बता रहा है। इसी प्रकार से इसे सिद्धि के रूप में समझे तो मनः जमा रथः मनोरथः, बालः जमा गच्छति जमा बालो गच्छति। सभी सिद्धियों को आप नियम और उदाहरण के माध्यम से समझें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।